अक्सर हम संविधान को एक मोटी, भारी भरकम किताब की तरह देखते हैं, पर सच तो ये है कि भारत का संविधान कोई पत्थर की लकीर नहीं है। ये तो एक जिंदा दस्तावेज है जो हमारे देश के साथ साथ सांस लेता है, बदलता है और विकसित होता है। आज हम इसी बदलाव की कहानी को समझेंगे, उन 106 संशोधनों के सफर को जिन्होंने हमारे आज के भारत को आकार दिया है। तो मन में ये सवाल जरूर आता है कि आखिर किसी देश की सबसे बड़ी रूल बुक यानी उसका संविधान बदलता कैसे है। वो कौन सा तरीका है, कौन सी प्रक्रिया है जो इसे वक्त के साथ रेलेवेंट बनाए रखती है। आज की इस पूरी बातचीत में हम 5 हिस्सों पर गौर करेंगे। सबसे पहले समझेंगे कि ये बदलाव की मशीनरी चलती कैसे है, फिर देखेंगे आज़ादी के ठीक बाद की चुनौतियां, उसके बाद 1970 के उस तूफानी दशक में चलेंगे, फिर लोकतंत्र को मजबूत करने वाले बड़े फैसलों को समझेंगे और आखिर में आज के दौर में सामाजिक न्याय के लिए हो रहे प्रयासों पर नजर डालेंगे। तो चलिए सबसे पहले और सबसे जरूरी सवाल से शुरू करते हैं कि संविधान में ये बदलाव करने की प्रक्रिया आखिर है क्या और ये काम कैसे करती है। देखिए, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का सीधा सा मतलब है देश के सबसे बड़े कानून में बदलाव करना। हमारे संविधान में ये शक्ति मिलती है आर्टिकल 368 से। और एक मजेदार बात बताऊं, ये जो पूरा आइडिया है ना, ये हमने दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया है, एक और ऐसा देश जिसने एक बहुत मुश्किल अतीत से निकलकर एक नया भविष्य बनाया। 106। जी हाँ, अब तक हमारे संविधान को 106 बार बदला जा चुका है। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये इस बात का सबूत है कि हमारा संविधान कितना फ्लेक्सिबल है और वक्त की जरूरतों के हिसाब से खुद को ढालता रहा है। वैसे तो ये प्रक्रिया सीधी साधी लगती है, पर यह बहुत मजबूत है। पहले संसद में एक बिल पेश होता है, लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों में उस पर जोरदार बहस होती है, वोटिंग होती है, और जब वहां से पास हो जाता है तब वो जाता है राष्ट्रपति के पास। उनकी मुहर लगते ही वो बिल एक कानून यानी एक एक्ट बन जाता है और हमेशा के लिए संविधान का हिस्सा हो जाता है। तो अब जब हम ये समझ गए हैं कि कैसे होता है, तो चलिए अब समय में पीछे चलते हैं, देखते हैं कि आज़ादी के ठीक बाद एक नए नवेले राष्ट्र की नींव रखने के लिए कौन से बड़े बदलाव किए गए। सोचिए, देश नया नया आज़ाद हुआ था और चुनौतियां पहाड़ जैसी थीं। जमींदारी खत्म करनी थी तो पहले संशोधन से भूमि सुधार कानूनों को बचाया गया। फिर देश का नक्शा दोबारा खींचना था तो 7वें संशोधन ने भाषा के आधार पर राज्य बनाए, और बंटवारे के जख्मों को भरते हुए 21वें संशोधन ने सिंधी भाषा को हमारी आधिकारिक भाषाओं में शामिल करके एक बहुत बड़ा संदेश दिया। शुरुआती दौर के बाद अब हम आते हैं भारतीय राजनीति के सबसे तूफानी दशक में, 1970s। ये वो समय था जब संविधान में इतनी बड़ी उथल-पुथल मची कि उसका असर आज भी महसूस होता है। ये एक्शन और रिएक्शन का दौर था। इस दशक में बदलाव की रफ्तार बहुत तेज थी। 1971 में राजघरानों को मिलने वाले सरकारी भत्ते यानी प्रिवी पर्स को खत्म कर दिया गया। फिर 1976 में इमरजेंसी के दौरान आया 42वां संशोधन, जिसने संविधान में बहुत बड़े बदलाव किए। और फिर ठीक 2 साल बाद 1978 में 44वें संशोधन ने उन बहुत से बदलावों को पलटकर फिर से संतुलन बनाने की कोशिश की। 42वें संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन यूं ही नहीं कहते। इसने इतने सारे बदलाव किए कि संविधान का चेहरा ही बदल गया। प्रियम्बल में सोशलिस्ट, सेक्युलर जैसे शब्द जोड़े गए, नागरिकों के लिए फंडामेंटल ड्यूटीज तय की गईं और शिक्षा और जंगल जैसे अहम विषयों को राज्यों से लेकर केंद्र और राज्य दोनों के अधिकार क्षेत्र में डाल दिया गया। 44वें संशोधन ने जो सबसे बड़ा काम किया वो था संपत्ति के अधिकार में बदलाव। पहले ये एक फंडामेंटल राइट यानी मौलिक अधिकार था। इस संशोधन ने इसे एक लीगल राइट यानी कानूनी अधिकार बना दिया। मतलब ये कि सरकार विकास के कामों के लिए जमीन ले सकती है, लेकिन कानून के तहत मुआवजा देना होगा। अधिकार अब भी है पर मौलिक नहीं। अब ये एक बहुत ही दिलचस्प किस्सा है। 2014 में जजों की नियुक्ति के लिए 99वां संशोधन लाया गया, पर यह इतिहास का अकेला ऐसा संशोधन है जिसे सुप्रीम कोर्ट ने ही असंवैधानिक कहकर रद्द कर दिया। ये दिखाता है कि भारत में न्यायपालिका कितनी स्वतंत्र है और संविधान ही सबसे ऊपर है। तो एक तरफ जहां अदालतें संविधान की रक्षा कर रही थीं, वहीं दूसरी तरफ कुछ ऐसे बदलाव भी हो रहे थे जिनका मकसद लोकतंत्र को और गहरा करना था, उसे आम आदमी के और करीब ले जाना था। और इसी दिशा में 1989 का 61वां संशोधन एक गेम चेंजर साबित हुआ। इसने वोट देने की उम्र 21 साल से घटाकर 18 साल कर दी।
सोचिए, रातों रात देश के करोड़ों युवाओं को वोट देने का हक मिल गया और भारत की राजनीति हमेशा के लिए बदल गई। इसी दौर में शासन को बेहतर बनाने पर भी जोर दिया गया। नेताओं के बार बार पार्टी बदलने की आया राम गया राम वाली राजनीति को रोकने के लिए एंटी डिफेक्शन लॉ लाया गया। और फिर लोकतंत्र को दिल्ली से निकालकर गांव और गली तक पहुंचाने के लिए 73वें और 74वें संशोधन ने पंचायतों और नगर पालिकाओं को संवैधानिक ताकत दी। तो लोकतंत्र को जमीनी स्तर पर ले जाने के बाद अब हम आते हैं आज के दौर में। यहाँ संशोधनों का फोकस एक ज्यादा बराबरी वाले और समावेशी समाज बनाने की तरफ रहा है। हाल के सालों में देखिए, 86वें संशोधन ने शिक्षा को हर बच्चे का मौलिक अधिकार बना दिया। 101वें संशोधन ने जीएसटी लाकर एक देश एक टैक्स का सपना पूरा किया और 103वें संशोधन ने आर्थिक रूप से कमजोर तबकों के लिए 10% आरक्षण की व्यवस्था करके सामाजिक न्याय की बहस को एक नया आयाम दिया। और सबसे नया 106वां संशोधन, जिसे हम नारी शक्ति वंदन अधिनियम के नाम से जानते हैं, ये राजनीति में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है। इसके तहत लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 1/3 सीटें आरक्षित होंगी। ये एक ऐसा बदलाव है जो हमारे लोकतंत्र को और ज्यादा मजबूत और सबकी आवाज को शामिल करने वाला बनाएगा। तो 106 संशोधनों का ये सफर हमें बताता है कि हमारा संविधान एक बहती नदी की तरह है, जो लगातार आगे बढ़ रहा है, खुद को बदल रहा है। पर यह हमें एक बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है। आने वाले कल में भारत के सामने कौन सी नई चुनौतियां होंगी? क्या वो क्लाइमेट चेंज होगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होगा, या कुछ ऐसा जिसके बारे में हम अभी सोच भी नहीं सकते? और हमारा संविधान इन चुनौतियों का सामना करने के लिए खुद को कैसे बदलेगा? खैर, जवाब तो वक्त ही देगा। पर एक बात तय है, भारत का संविधान बदलता रहेगा, क्योंकि भारत खुद बदलता रहेगा।